हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 9 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम मुझे लगा वो था नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन। इसको लेके बात की गई है कि एक ऐसा मिशन लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फाइट फॉर फिजिकल ऑटोनॉमी। कैसे जो है फिजिकल ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई चल रही है और स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं बची है। नेक्स्ट मणिपुर में एनआरसी के लिए बातचीत अभी चल रही है, उसको रिगार्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों आना चाहिए, क्यों डिमांड है, उसके लिए है। और अगला जो चीज़ है वो है मॉडल आंसर फॉर प्रीवियस डे क्वेश्चन, जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन लिया था एनजीओ और सीएस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। ये ट्राइबल हेल्थ मिशन, इसमें जो बात है, ये आर्टिकल आया है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके अवसर पर, उस इंटरनेशनल डे के अवसर पे ये आर्टिकल आया है। और कोइंसिडेंटली इंडिया ने अभी रिसेंटली अपना जो पहला ट्राइबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के तौर पे पाया है। तो सेंसस 2011 के हिसाब से जो हमारा एसटी पॉपुलेशन है इंडिया में है वो है 11 करोड़, लगभग 8.6% ऑफ आवर पॉपुलेशन। इनके हेल्थ के रिगार्डिंग एक नेशनल रिपोर्ट आया था 2018 में, फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज ट्राइबल पीपल हेल्थ 2018। इसी कमिटी में थे अजय भांग जी, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ इन्होंने फाइंडिंग दी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कत हैं। तो वो फाइंडिंग पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा है। उनके रिपोर्ट में जो पहली बात की गई है वो ये है कि 809 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको कि शेड्यूल एरिया के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है। शेड्यूल एरिया आपका जो शेड्यूल 5 और 6, यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को कंसीडर करके चला गया है। जो अपना शेड्यूल 5 और 6 कॉन्स्टिट्यूशन का है, शेड्यूल 5 और 6 के अंतर्गत में शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया दोनों ही एरियाज कंसीडर्ड हैं। तो ये जो बताया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं उनको, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो शेड्यूल एरिया का कंसेप्ट लाया गया है वो 809 ब्लॉक्स तो ठीक है, वहां पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि एक जगह पे हैं, लेकिन लगभग 5.5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसे हैं जो शेड्यूल एरिया से बाहर रहते हैं और जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं वहां पे एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के तौर पे, वहां माइनॉरिटी के तौर पे रह रहे हैं। उनकी संख्या उतनी सिग्निफिकेंट उस एरिया में नहीं है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें नंबर गेम है, जो इलेक्टोरली ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा उसके लिए काम हो जाता है। ये थोड़ा सा डेफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी एक पॉइंट माना जा सकता है। नेक्स्ट जो अगला फाइंडिंग है वो है कि अंडर 5 जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके लिए ये जो रिपोर्ट है उसमें जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पहला जो किया गया था 1988 में, उसमें ये अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 135 था, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th 2014 में जो हुआ उसमें ये डाटा 57 पे आ गया है। तो ये दिखता है कि थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो हुआ है। लेकिन अगर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन में 42% है, जबकि बाकी जो पॉपुलेशन है उसमें यही आंकड़ा 28% है। मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उससे 50% ज्यादा चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का सिचुएशन ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। चौथा इसका फाइंडिंग हम लोग अगर आते हैं तो मलेरिया और टीबी, ये दो बीमारी ऐसे हैं जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन में रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुकाबले 3 से 11 गुना ज्यादा कॉमन है।
और एक चीज और है इसमें कि जो मलेरिया का डेथ होता है कंट्री के अंदर में, जो डेथ लोगों का हो रहा है उसमें 50% ट्राइबल्स हैं, जबकि उनका जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ 8.6% है। मतलब कि मलेरिया से जो डेथ है उससे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट जो अभी नया ट्रेंड देखने को मिला है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, ये भी ट्राइबल पॉपुलेशन में धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है, जो कि जनरली माना जाता था कि अर्बन लाइफ स्टाइल के साथ में एसोसिएटेड है। अगला फाइंडिंग देखें कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें मेडिकल फैसिलिटी की जो कमी है वो 27 से 40% तक का कमी है। वहीं अगर डॉक्टर की बात की जाए तो ये कमी 33 to 84% की कमी है। अगला नेक्स्ट फाइंडिंग ये कहता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका हेल्थ केयर पॉलिसी के डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग किसी भी स्टेज में उनका पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल है। हार्डली ही कोई पार्टिसिपेट इस चीज में कर रहा है। तो जिनके लिए जो हेल्थ केयर पॉलिसी लाई जानी है उनमें उनका ही पार्टिसिपेशन नहीं है। ये एक बड़ा रीजन रहा है। फिर आगे इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है। वो ये चीज बोलता है कि एक नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान ये लॉन्च किया जाए, जिसमें कि टारगेट ये होगा कि अगले 10 साल में जिस स्टेट में वो ट्राइबल रिसाइड कर रहा है उसका जो स्टेट एवरेज है डाटा का, आईएमआर का या फिर एमएमआर का। आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी और एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो और भी जो इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स, उसमें वो स्टेट के एवरेज के बराबर अगले 10 साल में आ जाए। इस एक्शन प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज बोला जाता है कि जो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स और जो हेल्थ स्टाफ हैं उनकी संख्या जो ट्राइबल एरिया में है, फिर उसका जो मैनेजमेंट है, उसका गवर्नेंस है, उसमें जो गैप है उसको फिल किया जाए। एंड एट द लास्ट ये बोला गया है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन पे हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जाना है उसको आप लेके जाइए 2.5% ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। इस लेवल तक हम लोग को अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर लाना होगा, तभी ये ट्राइबल पॉपुलेशन का जो हेल्थ है वो सुधर पाएगा। चूंकि ये कमिटी में थे तो ये थोड़ा सा ये बोल रहे हैं कि 2018 में ही ये रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया गया और अभी सिचुएशन 2022 चल रहा है, अभी तक इस रिपोर्ट को कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये बोलते हैं कि अभी जब नई प्रेसिडेंट आई हैं तो उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए जो ट्राइबल को प्रमोट करने का आइडिया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिखा है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में, जो कि एक तरीके से माना जाए एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि सिंबॉलिकली एक ट्राइबल को आगे प्रमोट करने की कोशिश की गई है। तो सिंबॉलिक जेस्चर से हम लोग सबस्टैंटिव प्रॉमिस की ओर बढ़ें कि टोटल उसका जो हेल्थ है उसकी डायरेक्शन में हम लोग काम करें, उसका एक कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान बनाएं और उससे फिर फाइनली जो गोल है वो रियलाइज करें। तो ये जो इमेज है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग इसको डाल सकते हैं। तो इस इमेज को आप लोग जैसे भी चाहें किसी भी स्कीम में यूज कर सकते हैं, जो आंसर लिखेंगे वहां पे इमेज को यूज किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, अगला जो आर्टिकल है हमारा उस पे ये है फिस्कल ऑटोनॉमी को लेके जो लड़ाई है उसके लिए। ये डीएमके के लीडर हैं सेलेम धरणीधरन, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये क्या कहते हैं और ये मुद्दा उठा कहां से है कि करंट में अभी जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ये बोला था कि जो प्राइस राइज का सिचुएशन है इसमें स्टेट्स को और भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है, उनके साइड से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो फिस्कल स्टेप है, जो फिस्कल ऑटोनॉमी है, वही काफी कम है, जिसकी वजह से स्टेट्स के पास कुछ करने के लिए लिमिटेड स्पेस है। तो उसी चीज को यहां पे बताया गया है। तो ये आर्टिकल शुरू होता है इसी स्टेटमेंट से, उसके बाद फिर जो है आगे चल के बताया गया कि जो प्राइस राइज है इससे जो इनइक्वालिटी का सिचुएशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
इसको सबस्टेंटिएट करने के लिए ये डाटा यहां पे देते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से जो हमारा टॉप 1% पॉपुलेशन है उसके पास 22% ऑफ नेशनल इनकम है, और जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उसके पास 57% ऑफ नेशनल इनकम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डाटा है इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो है, एक ये तो हो गया कि हाइयर इनकम लेवल पे वो चला गया, और जो पुअर का कंडीशन है उसको दिखाता है हमारा वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। इसके हिसाब से इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर पीपल हमारी कंट्री में है। तो ये इनइक्वालिटी को इन्होंने दिखा दिया। अब इनइक्वालिटी के रीजन के तौर पे दिखाते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। तो उसमें पहला जो रीजन बताते हैं वो बताते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो इंसिडेंट है वो बढ़ा है हमारी कंट्री में। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है एक टाइप का रेग्रेसिव टैक्स है। तो जो टैक्सेशन होता है दो तरीके का होता है, प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव। रेग्रेसिव और प्रोग्रेसिव को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो कि किसी व्यक्ति के इनकम जैसे बढ़ता है उसके साथ में उस पे जो टैक्स का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। और रेग्रेसिव वो होता है कि इनकम आपका बढ़ता है, उससे आपका जो टैक्स का जो अमाउंट है वो आपका टोटल जो शेयर ऑफ टैक्स है आपके इनकम का वो घटता जाता है। तो ये रेग्रेसिव टैक्सिंग होगी। इसका एग्जाम्पल एक इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई सामान अगर परचेज कर रहा है उस पर जो टैक्स दे रहा है, पुअर भी उतना ही टैक्स दे रहा है और जो रिच है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जो पुअर का इनकम का परसेंटेज वाइज अगर देखें तो वो अपने इनकम का ज्यादा परसेंटेज एज ए टैक्स दे रहा है कंपेयर टू ए रिच पर्सन। तो इस वजह से इसको रेग्रेसिव टैक्स का एक उसके अंदर में लिया गया है। ये इंसिडेंट बढ़ा कैसे है उसके लिए आंकड़ा है कि 2011 में जहां हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स का टोटल टैक्स में परसेंटेज जो 43% था वो 2019 में 50% हो गया है। वहीं अगर ओईसीडी कंट्रीज को देखें तो वहां पे एवरेज ये 33% का इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज है टोटल टैक्स कलेक्शन में। दूसरा रीजन ये बताते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, उसमें कमी ला दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स को 35 से 22% तक धीरे धीरे करके कम कर दिया गया है। इससे सालाना जो है 2 लाख करोड़ रुपए का स्टेट एक्सचेकर पे खर्च बर्डन एक्स्ट्रा पड़ जाता है। नेक्स्ट, अभी जो जीएसटी में चेंज लाया गया था वो ये चेंज लाया गया था कि कुछ कुछ फूड आइटम्स जो हैं उनको जीएसटी के अंदर में शामिल कर लिया गया था। तो ये जो है पुअर्स को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ये प्राइस राइज में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब चूंकि जो राइटर हैं वो डीएमके के हैं, तमिलनाडु जो साउथ इंडिया है वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बताते हैं कि तमिलनाडु और केरला ने जो है इन्फ्लेशन को अभी तक तो थोड़ा बेहतर मैनेज किया है, क्योंकि वहां का पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो थोड़ा इफिशियंट है। वुमेन के लिए फ्री बस ट्रेवल प्रोवाइड किया गया है और जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। तो इसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को थोड़ा बेहतर कंट्रोल करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन अभी जो स्टेट्स को बोला जा रहा है कि आप इसको कंट्रोल करें, इसमें कदम उठाएं, तो उनके पास जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो काफी कम है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं है। इस आर्टिकल में इतनी बात थी। उसके अलावा एक दो डाटा और भी था कि तमिलनाडु जो स्टेट है वो अगर सेंटर को 1 रुपए कंट्रीब्यूट करके देता है तो उसके बदले में उसको 30 पैसे मिलते हैं, जबकि यही अगर यूपी और बिहार के टर्म में देखें तो अगर जो है वो स्टेट 1 रुपए सेंटर को दे रहा है तो उसके बदले में वहां से सेंटर से स्टेट्स को 2 या 3 रुपए मिलते हैं। तो ये स्टेट स्पेसिफिक डाटा था, इस वजह से मैंने उसको स्किप किया है। अब चाहे तो इस डाटा को भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इस आर्टिकल में हमारे पास इतना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो है मणिपुर में एनआरसी की बात की गई है, ये हमारे पास ये गलत इमेज आ गया है। चलिए, मणिपुर में एनआरसी को लेके बातचीत की जा रही है तो हम लोग इसको बता देते हैं।
इसमें यह है कि मणिपुर का जो लोकल पॉपुलेशन है वहां पे अभी म्यांमार से काफी ज्यादा इनवर्ड माइग्रेशन हुआ है। जो म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस और उसके बाद फिर जो म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल आया है उसके वजह से काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी है। और अदर एक और प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश वाला जो है वहां से भी कुछ माइग्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से वहां का जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो कम्युनिटी जो है यहां पे डिमांड कर रहा है कि यहां पे भी एनआरसी किया जाए ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी संख्या, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये अभी यही डिमांड अभी चल रहा है। तो एक्चुअली इस आर्टिकल में इतना ही था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं जो प्रीवियस डे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसका मॉडल आंसर की डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो ये मॉडल आंसर जो यूपीएससी सीएससी 2021 का क्वेश्चन पेपर था जीएस2 का, कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ जो हैं क्या वो एक अल्टरनेटिव मॉडल बन सकते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, सो दैट कि कॉमन सिटीजन को फायदा पहुंच सके, और इस मॉडल में क्या चैलेंजेज हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर जो होगा इसमें आप इंट्रोडक्शन में इनको डिफाइन कर सकते हैं, वो एक अच्छा वे होगा यहाँ पे। तो ये जो डेफिनीशन है आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज आर एनी नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी सिटीजन्स ग्रुप विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो मेन इसका जो कीवर्ड है वो ध्यान में रखेंगे कि नॉन प्रॉफिट और वॉलंटरी सिटीजन्स ग्रुप है, कोई फोर्सफुल किसी सिटीजन को नहीं जोड़ा गया, वॉलंटरली वो आ सकते हैं। ये आपका यूएन इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, इसको और कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए इसमें जोड़ा जा सकता है कि ये जो बॉडीज हैं ये किसी स्पेसिफिक टास्क की दिशा में ओरिएंटेड होते हैं और कोई पर्टिकुलर गोल होता है जो इनको ड्राइव करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सिविल सोसाइटी काम कर रहा है कि करप्शन दूर करना है, कुछ काम कर रहे हैं कि लोगों तक पॉवर्टी दूर करना है, या स्पेसिफिक है कि बच्चे को देखना है, बच्चे के जो नीड्स हैं उसको टारगेट करना है, या पर्टिकुलर में देख लिया जाए कि वो हंगर पे काम कर रहे हैं, तो ये गोल ड्रिवन होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक इश्यूज। तो इसको भी जो अभी मैंने बात बताया कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टास्क से जुड़ के चलते हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। अब इसको अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी उसके तौर पे कैसे इसको यूज किया जा सकता है, जो बॉडी होगा इस आंसर का उसमें देखते हैं। इस बॉडी में यह है कि ग्राउंड लेवल प्रेजेंस जो है इनका वो ज्यादा रहता है। इससे होता क्या है कि जो जनरली प्रॉब्लम देखा जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स में कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर होता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर ये होता है कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स में कोई अगर इंटाइटल्ड नहीं है फिर भी वो उसका फायदा उठा रहा है, तो ये इंक्लूजन एरर है। और एक्सक्लूजन एरर क्या है कि वो जो है हर क्राइटेरिया पे सेटिस्फाई कर रहा है कि उसको इसका फायदा मिलना चाहिए, फिर भी उसको उस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक्सक्लूजन एरर है कि वो गलती से बाहर उससे छूट गया। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एनजीओ और सीएसओ की मदद से इसको एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको फास्ट करने में इनका काफी ज्यादा मदद हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैंने यहां पे दिया है कि मनरेगा संवाद, इसकी मदद से जो है जो मनरेगा में बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनका पैसा फंसा हुआ था, बस इस ग्राउंड पे कि आधार एक्टिव नहीं है, लिंकेज का प्रॉब्लम है, बैंक ने गलत एंट्री कर दी है, अकाउंट उनका डॉर्मेंट हो गया है, इसकी वजह से उनका पैसा फंसा हुआ था। तो मनरेगा संवाद में इसी पे बातचीत हुई और उस बातचीत में ये निकल के आया और इसको सॉल्व किया गया। तो टोटल जो इनका पेमेंट हुआ 380 करोड़ रुपए का पेमेंट इसके बाद फिर हो पाया। नेक्स्ट है आपका गैप फिलिंग, जहां पे कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाई या फिर गवर्नमेंट वहां तक नहीं पहुंच पाई, वहां पे इन्होंने अभी काम करके दिखाया है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि ब्रिक्षित एनजीओ, यहाँ जो जीबी रोड है दिल्ली में, उन्होंने सेक्स वर्कर्स को कोरोना के दौरान में खाना, दवाइयाँ,
सैनिटाइजर, सॉप, सैनिटरी नैपकिन्स, ये चीजें प्रोवाइड कराई। अब ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनरली डेमोक्रेसी में, जो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कि उनको फायदा पहुंचाया जाता है जो कि इलेक्ट्रली जो है सिग्निफिकेंट इन नंबर हैं। अगर कोई बहुत ही कम मात्रा में कम संख्या में लोग हैं तो उनपे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनके हिसाब से वो इलेक्टोरल गेन बहुत ज्यादा उसका मिलेगा नहीं। तो इसको गैप फिल करने में एनजीओ और सीएसओ यहां पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अवेयरनेस जनरेशन एमॉन्ग मासेस, इसमें भी एनजीओ का काफी अच्छा, एनजीओ और सीएसओ का बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल अगर एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये काम कर रही है, ये आपको पॉलिटिक्स में क्या क्रिमिनलाइजेशन का परसेंटेज है ये दे देता है कि कितने परसेंट एमएलए जो हैं, कितने परसेंट एमपीज हमारे पार्लियामेंट में उन पे कोई क्राइम चल रहा है, उनका एंटीसीडेंट क्या है, उसको रिलीज करते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग को लेके भी अभी डाटा ये दे रहे हैं कि कितने इलेक्टोरल फंड किस पार्टी को ज्यादा मिला, किसको कम मिला, उसके रिगार्डिंग ये डाटा रिलीज करते हैं। दूसरा इसी का एग्जांपल आपका पीआरएस है, वो पॉलिसी रिसर्च के डायरेक्शन में काम करता है। कोई भी गवर्नमेंट का अगर स्टेप लिया जाता है, कोई भी नया एक्ट आता है, नया बिल आता है, तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको पीआरएस पे मिल जाएगा। तो इसका वेबसाइट भी है, आप वहां पे जाके यूपीएससी प्रिपरेशन या किसी भी स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन, क्योंकि स्टेट्स का भी जो बजट का समरी, तो इकोनॉमिक सर्वे का समरी, वो आपको पीआरएस पे मिल जाएगा। तो वो इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि लोगों में अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग जनरेट किया जाए। नेक्स्ट है हमारा कि जो लोगों की नीड्स है वो गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट करने में इनका एक अहम रोल हो सकता है इंटरमीडियरी के रूप में। जैसे जो कोरोना के टाइम पे मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने पिटीशन दिया था कि लोगों को फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हर एक व्यक्ति को। तो इसी चीज को लॉन्च किया गया पीएम गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत में। उसके अलावा जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसका संबंध आरटीआई एक्ट से भी है। उसका जो जेनेसिस है, उसका जो ऑरिजिन है, उसके लिए इनको योगदान इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इस दिशा में। तो वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाने में भी जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रॉम्प्ट करती हैं, वो भी एक पॉइंट बन सकता है। अगला है कि ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेप्स। कोई अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए मॉनिटरिंग का काम या फिर सोशल ऑडिट का जो मैकेनिज्म है, उसमें ये सिविल सोसाइटी और एनजीओस एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे कि उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो था चैलेंजेस। तो चैलेंजेस के अंदर में भी काफी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे जो डोनर्स होते हैं, उनका अपना खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे माना गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज से अगर पैसा आ रहा है हमारी कंट्री में, तो उनका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जो कि सर्व हो रहा है, तो वो एक ग्राउंड बन रहा था। जैसे यूरोप से अगर पैसा आ रहा है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की दिशा में होगा, वो पैसा ज्यादा वो न्यूक्लियर और बाकी जो एनर्जी है कोल बेस्ड, उसमें वो लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से काफी ज्यादा जो प्रोटेस्ट वाला सिचुएशन बन रहा था तमिलनाडु में कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट के अगेंस्ट में, तो ये चीजें हो रही थी। नेक्स्ट क्या है कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है, इसकी कमी देखी गई है। गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि लेस देन 10% एनजीओ जो हैं, उन्होंने अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सबमिट किया है। फिर एक आईबी की रिपोर्ट आई थी कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा खतरे में जा रहा है, कई ऐसे एनजीओ हैं उसकी वजह से। और जो इसका कॉस्ट टू जीडीपी अगर देखा जाए तो वो 1.5 से 2% हमारा कॉस्ट हर ईयर हम लोग इसकी वजह से, इनके प्रोटेस्ट की वजह से, इनके इंटरवेंशन की वजह से हम लोग लूज कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चैलेंज जो एनजीओज हैं उनके डायरेक्शन में है कि अभी एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसमें चेंजेस लाया गया है। उसमें कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि एनजीओ की फंक्शनिंग को इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होना चाहिए, टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम 20% ही उसमें खर्च किया जा सकता है।
कोई बड़ा एनजीओ छोटे एनजीओ दूसरे किसी छोटे एनजीओ को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। फिर अगर कोई एनजीओ है उसको अगर फॉरेन फंडिंग लेनी है तो दिल्ली में उनको वहाँ का एसबीआई हेड ब्रांच में एक अकाउंट होना चाहिए, वहीं पे सारा पैसा आएगा। तो ये सारा जो है उनका काफ़ी कॉस्ट बढ़ा दे रहा है। तो इससे जो है एनजीओ का वर्किंग पे इम्पैक्ट थोड़ा पड़ रहा है। लास्टली इसको कंक्लूड हम लोग इस तरीके से करेंगे कि एनजीओ और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काफ़ी इफेक्टिव टूल की तरह काम कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनकी फंक्शनिंग, उनकी खुद की जो फंक्शनिंग है उसमें डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग लाया जाए और ट्रांसपेरेंसी उसमें इनकलकेट किया जाए, तब ये बेहतर समाज को सर्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही था। नेक्स्ट जो है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, कल क्या क्या आर्टिकल आते हैं बात करेंगे। आपको अगर इसका पीपीटी चाहिए तो पीपीटी हमारा टेलीग्राम चैनल है सिद्धि IAS PCS, वो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके